वेलकम टू दिस डिटेल गाइड ऑन JIV INIFS मॉड्यूल डी। इस वीडियो में हम सिर्फ 100 इम्पॉर्टेंट MCQs कवर नहीं करेंगे बल्कि हर एक ऑप्शन को भी थॉरोली समझेंगे ताकि आपको पता चले कि सही जवाब क्यों है और बाकी गलत क्यों। यह डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली हैंडल करने में मदद करेगी। एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग हमारे JIV एंड CIV मेड सिंपल के इस चैनल में हम लोग INIFS के मॉड्यूल डी के टॉप 100 MCQs को डिस्कस करने वाले हैं सेशन में विथ एक्सप्लेनेशन। सारे क्वेश्चन के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। पहले आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को समझें। चलिए अब एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि REIT में मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहला कह रहा है 5,000। हो सकता है आपको लगा कि REIT में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 हो सकता है, लेकिन ये एक छोटा अमाउंट है जो कि काफ़ी लोगों के लिए अफोर्डेबल लगता है, लेकिन ये सही नहीं है। गवर्नमेंट ने थोड़ा हायर मिनिमम सेट किया है। दूसरा कह रहा है 10,000। तो अब 10,000 भी एक कॉमन अमाउंट लगता है जो कि इन्वेस्टमेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन REIT के केस में यह भी अमाउंट भी मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। दूसरा कह रहा है 15,000। ये बिल्कुल सही है। REIT में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 है। इस अमाउंट को सेट किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रियल एस्टेट मार्केट में आसानी से इन्वेस्ट कर सकें बिना प्रॉपर्टी डायरेक्टली ख़रीदने की ज़रूरत के। यह उन इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और 50,000 तो ये एक ऐसा अमाउंट लगता है जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए सही लगता है, लेकिन REIT के लिए मिनिमम अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। चलिए, तो अब आप इतना या इससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 15,000 है। तो इसका करेक्ट आंसर है 15,000। REIT एक अच्छा तरीका है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का, बिना प्रॉपर्टी डायरेक्टली खरीदें। और ये लोअर मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट REIT को काफ़ी लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस इन्वेस्टमेंट में रियल एस्टेट की लिक्विडिटी सबसे कम होती है। राइट, रियल एस्टेट की लिक्विडिटी सबसे कम किस इन्वेस्टमेंट में होती है? REIT, फिजिकल रियल एस्टेट, इक्विटी इन रियल एस्टेट कंपनी, बॉन्ड इशूड बाय रियल एस्टेट कंपनी। चलिए अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं। REIT क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि रियल एस्टेट एसेट में इन्वेस्ट करता है। REIT पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं जिनमें आप शेयर खरीद सकते हैं और जब ज़रूरत हो बेच भी सकते हैं, क्योंकि ये शेयर आसानी से बाय और सेल किया जा सकता है। इसलिए REIT एक रिलेटिवली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड कर रहा है फिजिकल रियल एस्टेट। अब आते हैं फिजिकल रियल एस्टेट पर, जो यहाँ पे सही जवाब है। अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसे बेचना या क्विकली कैश में कन्वर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। प्रॉपर्टी सेल होने में टाइम लगता है और बायर को ढूंढना भी चैलेंजिंग होता है। इस वजह से फिजिकल रियल एस्टेट सबसे कम लिक्विड होता है, तो ये ऑप्शन सही है। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है। अब आप एक इक्विटी इन रियल एस्टेट कंपनी, अब आप एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो यह भी एक स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने वाला इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब कि आप इन शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पे आसानी से बाय या सेल कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी ज़्यादा लिक्विड होता है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। बॉन्ड इशूड बाय रियल एस्टेट कंपनी, तो बॉन्ड को किसी रियल एस्टेट कंपनी द्वारा इशू किया गया होता है, वो भी मार्केट में ट्रेड हो सकता है। बॉन्ड को बेचना फिजिकल रियल एस्टेट को बेचने से ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि यह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन भी रिलेटिवली लिक्विड होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। फिजिकल प्रॉपर्टी को सेल करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसके कारण यह सबसे कम लिक्विड इन्वेस्टमेंट होता है। बाकी ऑप्शन जैसे REIT, इक्विटी और बॉन्ड सब ज़्यादा लिक्विड है, क्योंकि उन्हें आसानी से मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज दैट एन REIT शुड होल्ड इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू अर्निंग प्रोजेक्ट। तो बेसिकली REIT को अपने पोर्टफोलियो का मिनिमम कितना परसेंटेज कंप्लीटेड और रेवेन्यू अर्निंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला है, कुछ लोगों को लगता है कि REIT को अपने प्रोजेक्ट का कम से कम आधा हिस्सा यानी 50% कंप्लीटेड और रेवेन्यू अर्निंग प्रोजेक्ट में रखना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी कम है। REIT को अपने इन्वेस्टर को स्टेबल रिटर्न देने के लिए ज़्यादा परसेंटेज कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऑप्शन बी का रहा है 75%। ये थोड़ा रियलिस्टिक परसेंटेज लगता है और कुछ इन्वेस्टर सोच सकते हैं कि 75% सही है, लेकिन एक्चुअल में REIT को इससे भी ज़्यादा परसेंटेज अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीटेड और रेवेन्यू अर्निंग प्रोजेक्ट में रखना पड़ता है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। 80% ये सही आंसर है। REIT को अपने पोर्टफोलियो का मिनिमम 80% करेक्ट कंप्लीटेड और रेवेन्यू अर्निंग प्रोजेक्ट में रखना पड़ता है। इससे इंश्योर होता है कि
इन्वेस्टर को रेगुलर इनकम मिलती रहे और REIT का फोकस स्टेबल और कैश जनरेटिंग प्रॉपर्टी पर है। 85% यह परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है और रियल एस्टेट मार्केट के फ्लक्चुएशन को ध्यान में रखते हुए REIT को फ्लेक्सिबल चाहिए होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 80%। REIT के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 80% हिस्सा उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे जो कि रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। यह उन्हें उनके इन्वेस्टर के लिए एक सेफ और स्टडी इनकम का सोर्स बनता है। अगला ऑप्शन है, मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे और कंटेंट मिस ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं होता लिखा गया है। तो चलिए अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं। बैंक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्ट पार्ट नहीं होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उन सेक्टर को कहते हैं जो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे रोड, रेलवे, पावर एक्सेट्रा। बैंक एक फाइनेंशियल सेक्टर का हिस्सा है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, इसलिए यही करेक्ट आंसर है। पावर, तो पावर यानी बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर का एसेंशियल हिस्सा होता है। बिजली के बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी इम्पॉसिबल हो जाती है और डेवलपमेंट काफ़ी स्लो हो जाता है, इसलिए पावर को इंफ्रास्ट्रक्चर में माना जाएगा। रेलवे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेजर हिस्सा है। देश की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करने के लिए रेलवे का होना बहुत ज़रूरी है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोर कंपोनेंट माना जाता है। तो टेलीकॉम यानी कम्युनिकेशन सेक्टर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। आजकल डिजिटल वर्ल्ड में टेलीकम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कनेक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए टेलीकॉम को भी माना जाएगा। तो कौन सा नहीं है, तो बैंक को नहीं माना जाएगा। तो बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट नहीं होते, लेकिन बैंक बाकी सारे ऑप्शन जैसे पावर, रेलवे और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेंशियल कंपोनेंट है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक बैंक अपने कैपिटल और रिजर्व का कितना परसेंटेज अपने फाइनेंशियल सर्विस सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर सकता है। राइट, तो ये जो INVIT है ना, वो फाइनेंशियल सब्सिडरीज है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 5%। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि बैंक सिर्फ 5% अपने कैपिटल और रिजर्व को फाइनेंशियल सर्विस सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन ये काफ़ी कम परसेंटेज है, 10%। तो ऑप्शन भी कह रहा है 10%, तो यह गलत है। एक बैंक सही सबसे अब 20% इसका सही जवाब है। राइट, सो करेक्ट आंसर जो मिनिमम अमाउंट ऑफ दैट स्टेक दैट स्पॉन्सर्स होल्ड इन INVIT वो हमारा 20% होगा। सॉरी, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए, मैं लगता है क्वेश्चन थोड़ा मिस हो रहा है। हाँ, एक सवाल है कि एक बैंक जो है अपने कैपिटल एंड रिजर्व का कितना परसेंटेज फाइनेंशियल सर्विस सब्सिडी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो देखिए पहला 5% तो गलत है, 10% सही है। RBI के रेगुलेशन के हिसाब से एक बैंक अपने कैपिटल और रिजर्व का मैक्सिमम 10% अपने फाइनेंशियल सर्विस सब्सिडी में इन्वेस्ट कर सकता है। इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउड नहीं होते, ताकि बैंक का रिस्क कंट्रोल में रहे और ओवर एक्सपोजर ना हो। 20% की बात करें तो 20% तो ये काफ़ी ज़्यादा होगा। RBI के नॉर्म्स के हिसाब से बैंक को अपनी कैपिटल और रिजर्व का इतना बड़ा हिस्सा एक सब्सिडी में इन्वेस्ट नहीं करने की परमिशन नहीं दी गई है। तो सही जवाब क्या है इसका? 10% है। एक बैंक अपने कैपिटल और रिजर्व का मैक्सिमम 10% तक अपने फाइनेंशियल सर्विस सब्सिडी में इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों, ये जो हमारा MCQs PDF है, ये हमारी कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। कैप्सूल कोर्स में आपको इन MCQs PDF के अलावा क्विक रिवीजन, मॉड्यूल वाइज कैप्सूल PDF, वन लाइनर PDF, लगभग दोस्तों 100 से ज़्यादा क्विजेस प्रैक्टिस करने के लिए दे रखे हैं। ठीक है, ये सभी कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटेंट आपको मिलता है, व्हाट टू स्टडी PDF मिलता है। ये सभी कंटेंट आपको हमारे कैप्सूल कोर्स में मिलते हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि एक बैंक जो कि NBFC है, NBFC का स्पॉन्सर है, वो मैक्सिमम कितना परसेंटेज इक्विटी कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए कह रहा है 10%, ये काफ़ी कम परसेंटेज है। एक बैंक जो को IDF NBFC में अपना स्टेक थोड़ा ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है, इसलिए 10% का ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है कि 25%, ये ऑप्शन भी थोड़ा कम लगता है। IDF NBFC को सपोर्ट करने के लिए बैंक को ज़्यादा इक्विटी इन्वेस्ट करना होता है ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अच्छे से इन्वेस्ट कर सके, इसलिए ये भी सही आंसर नहीं है। ऑप्शन सी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है 49%। तो देखिए ये ऑप्शन भी थोड़ा कम लगता है। IDF NBFC को सपोर्ट करने के लिए बैंक को ज़्यादा इक्विटी इन्वेस्ट करना होता है ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अच्छे से इन्वेस्ट कर सके, इसलिए ये भी सही नहीं है। 49% इसका सही जवाब है। 49% सही जवाब है। जब एक बैंक IDF NBFC का स्पॉन्सर बनता है तो वो अपने इक्विटी कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 49% तक का हिस्सा कंट्रीब्यूट कर सकता है, इससे ज़्यादा बैंक इन्वेस्ट नहीं कर सकते।
51% भी की बात करें तो ये IDF NBFC में कंट्रोलिंग स्टेक होगा, लेकिन रेगुलेशन के हिसाब से बैंक को कंट्रोलिंग स्टेक लेने की परमिशन नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो फ्रेंड्स सही जवाब क्या है, एक बैंक जब IDF NBFC का स्पॉन्सर बनता है तो वो अपने इक्विटी कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 49% तक इन्वेस्ट कर सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक बैंक जो अपने सब्सिडरी, ये ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, अब बैंक डिज़ायरस ऑफ सिटिंग, अब ये समझिए, एक बैंक जो कि अपनी सब्सिडरी के थ्रू प्राइमरी डीलरशिप का बिजनेस सेटअप करना चाहता है, उसे किस चीज़ के लिए रजिस्टर होना पड़ता है? ठीक है, पहला कह रहा है NBFC विद RBI, ये सही आंसर है। अगर कोई बैंक प्राइमरी डीलरशिप का बिजनेस अपनी सब्सिडरी के थ्रू सेटअप करना चाहता है तो उसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में RBI के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। प्राइमरी डीलरशिप का काम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग करना होता है और RBI इस सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, इसलिए NBFC के तौर पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मर्चेंट बैंकर विद सेबी, तो मर्चेंट बैंकर वो होते हैं जो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग से जुड़े होते हैं, जिसमें मर्जर, एक्विजिशन, IPO जैसे काम आते हैं। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि प्राइमरी डीलरशिप डायरेक्टली इस रोल से मैच नहीं करता। ब्रोकरेज सर्विस प्रोवाइडेड विद द सेबी, तो ब्रोकरेज सर्विस का काम अलग होता है जो मेनली स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटी ट्रेडिंग के लिए होता है। प्राइमरी डीलरशिप एक स्पेशलाइज एरिया है जो कि NBFC के तौर पर RBI के अंदर काम करता है। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव, तो ये भी गलत है क्योंकि हमने देखा है कि सही जवाब NBFC के रूप में RBI के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो नन ऑफ द, तो सही जवाब क्या है दोस्तों, NBFC विद RBI। अगर कोई बैंक प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस सेटअप करना चाहता है अपने सब्सिडरी के थ्रू, तो उसे NBFC के रूप में RBI के साथ रजिस्टर करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है कि एक बैंक जो कि इंश्योरेंस बिजनेस में रिस्क पार्टिसिपेशन के साथ इंटर करना चाहता है, उसके पास मैक्सिमम कितना ऑन्ड फंड होना चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है 100 करोड़, तो ये अमाउंट काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं ना 100 करोड़ लिखा गया, ये अमाउंट काफ़ी कम है। इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एक हाई रिस्क एरिया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन बी कह रहा है 1500 करोड़, तो ये अमाउंट भी हाई है, लेकिन रेगुलेशन के हिसाब से ये इनसफिशिएंट है। इंश्योरेंस बिजनेस के लिए ज़्यादा ऑन फंड की ज़रूरत पड़ती है, 1000 करोड़, तो ये है करेक्ट आंसर। अगर एक बैंक इंश्योरेंस बिजनेस में रिस्क पार्टिसिपेशन के साथ इंटर करना चाहता है तो उसके पास मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, 1000 करोड़ की ऑन फंड होना चाहिए। यह अमाउंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और बैंक को इंश्योरेंस ऑपरेशन को मैनेज करने में मदद करता है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है 5000 करोड़, तो ये अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है और इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एंट्री के लिए इतना हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही जवाब है 1000 करोड़। एक बैंक जो इंश्योरेंस बिजनेस में रिस्क पार्टिसिपेशन के साथ इंटर करना चाहता है उसके पास मिनिमम 1000 करोड़ का क्या ऑन फंड होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके आई थिंक हाँ, पेंशन प्रोडक्ट जनरली हैव 2 स्टेजेस। ठीक है, तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि पेंशन प्रोडक्ट में 2 स्टेजेस होते हैं, एक्युमुलेशन स्टेज होता है और दूसरा कौन सा स्टेज होता है? पहला कह रहा है डिस्चार्ज स्टेज, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। डिस्चार्ज स्टेज का कोई स्पेसिफिक रेलेवेंस पेंशन प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है पेंशन स्टेज, तो देखिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये थोड़ा वेग है, इस टर्म का यूज होता है लेकिन हमारी दूसरी स्टेज का डिस्क्राइब के लिए ये बेस्ट नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है वेस्टिंग स्टेज, ये सही है। पेंशन प्रोडक्ट में एक इंपॉर्टेंट स्टेज है वेस्टिंग स्टेज। एक्युमुलेशन स्टेज के बाद जब आपका फंड एक्युमुलेट होता है तब वेस्टिंग स्टेज आती है। इस स्टेज में आपका पेंशन प्लान फुल्ली वेस्टेड होता है। क्या होता है? फुल्ली वेस्टेड होता है, राइट, यानी आप अपने बेनिफिट के राइटफुल ऑनर बन जाते हैं। इस स्टेज के जरिए आपको पता चलता है कि आपका पेंशन फंड कैसे और कब तक आपको मिलने वाला है। ऑप्शन डी होता है बैकिंग स्टेज, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी भी हमारा इररिलेवेंट है, बैकिंग स्टेज का पेंशन प्रोडक्ट में कोई रोल नहीं है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा स्कीम जो है ईपीएफओ ऑपरेट नहीं करती है, राइट। इनमें से कौन सी स्कीम ईपीएफओ द्वारा ऑपरेट नहीं की जाती? ऑप्शन ए कर रहा है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ऑप्शन ए कर रहा है तो ये स्कीम ईपीएफओ के द्वारा ऑपरेट की जाती है। इस स्कीम के तहत एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, ये भी ईपीएफओ की इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, जो एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के लिए एक्युमुलेट होता है, तो ये भी नहीं होगा। एम्प्लॉय ग्रेच्युटी स्कीम, तो ये है सही जवाब। एम्प्लॉय ग्रेच्युटी स्कीम ईपीएफओ द्वारा ऑपरेट नहीं की जाती। ग्रेच्युटी स्कीम का प्रोविजन अलग है और ये लेबर लॉ के अंदर आता है, राइट। तो ग्रेच्युटी वो अमाउंट होता है जो कि एम्प्लॉय को उनके सर्विस के ड्यूरेशन के बाद मिलती है, लेकिन यह ईपीएफओ के स्कीम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी का रहा है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, यह स्कीम भी ईपीएफओ के द्वारा ऑपरेट
की जाती है। तो इस स्कीम के तहत एम्प्लॉय को उनके डिपॉजिट के अगेंस्ट इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो एम्प्लॉय ग्रेजुटी स्कीम जो है ये ध्यान रखना है हमें। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज़ द लॉक इन पीरियड इन द पीपीएफ अकाउंट? आपको पता होगा 15 साल होता है, ठीक है। तो पीपीएफ का लॉक इन अकाउंट कितना होता है? 15 साल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपना पैसा को 15 साल तक विड्रॉ नहीं करना होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में तब आप पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं यदि 7 साल के बाद। कि एनपीएस के अंदर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी कौन है? CDSL, RBI, NDSL। तो पहले CDSL क्या होता है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, राइट। तो ये प्राइमरली जो है क्या करती है, ये हमारी सिक्योरिटी का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए है, राइट। लेकिन ये एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल बैंक है और ये बैंकिंग रेगुलेशन का काम करती है, राइट। लेकिन ये एनपीएस की रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है। एंड NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यही है। इसका काम है एनपीएस सब्सक्राइबर के रिकॉर्ड को मेंटेन करना और उनके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना। SEBI यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये मार्केट रेगुलेशन का काम करती है, राइट। तो ये भी ऑप्शन गलत है। सही जवाब है NSDL। एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी NSDL है, जो कि सब्सक्राइबर के रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन को मेंटेन करती है। अगला सवाल है कि अटल पेंशन योजना, आप जानते होंगे इसे। अटल पेंशन योजना ज्वाइन करने के लिए मिनिमम एज क्या है? 10 साल गलत है, 16 साल ये भी गलत है, 18 साल बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि आप 18 साल के होने पर इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग शुरू कर सकते हैं। 21 साल भी नहीं होगा, ठीक है। 18 साल इसका सही जवाब है। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ उबेरेमेई फिडेई, राइट। इंश्योरेंस प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में उबेरेमेई फिडेई प्रिंसिपल का क्या मतलब है? चलिए पहला कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि सब्रोगेशन का मतलब होता है कि जब इंश्योरर किसी क्लेम को सेटल करता है, राइट, किसी क्लेम को सेटल करना, तो उन्हें राइट मिलते हैं इंश्योर्ड के तरफ से, ताकि वो दूसरे पार्टी से रिकवर कर सकें। ये उबेरेमेई फिडेई का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरेशन। ये ऑप्शन भी सही नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब कि दोनों पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ ना कुछ देना होता है, राइट। लेकिन ये प्रिंसिपल उबेरेमेई फिडेई का नहीं है। ऑप्शन सी कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये सही है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी यानी इंश्योरर और इंश्योर्ड को एक दूसरे के साथ पूरी ईमानदारी और सच्चाई से पेश आना है। इंश्योर्ड को अपने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि इंश्योरर को रिस्क का सही पता चल सके। ऑप्शन डी कर रहा है प्रॉक्सिमेट क्लॉज। ये ऑप्शन भी गलत है। प्रॉक्सिमेट क्लॉज प्रिंसिपल बताता है कि किसी लॉस या डैमेज का असल कारण क्या है, लेकिन ये उबेरेमेई फिडेई का हिस्सा नहीं है। तो सही जवाब है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब कि इंश्योरेंस में अटमोस्ट गुड फेथ होना जरूरी है। देखिए इस प्रकार से मैं आपको हर एक ऑप्शन को समझा रहा हूँ। कल आपको कंसिडरेशन से सवाल पूछे तो आप इसका भी जवाब दे पाएँ, प्रॉक्सिमेट क्लॉज से पूछे तो इसका भी जवाब दे पाएँ। इनमें से कौन सा इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? तो पहला कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस। बताइए, लाइफ इंश्योरेंस सही आंसर है। लाइफ इंश्योरेंस एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जब किसी लॉस या डैमेज होता है तो इंश्योरर इंश्योर्ड को उस लॉस का कॉम्पेंसेशन देता है। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरर में इंश्योरर इंश्योर्ड की डेथ या डिसेबिलिटी के केस में एक फिक्स सम इंश्योर्ड रहता है, ठीक है, चाहे इंश्योरर इंश्योर्ड की एक्चुअल लॉस कितनी भी हो। ऑप्शन भी कर रहा है मोटर इंश्योरेंस। तो मोटर इंश्योरेंस एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें अगर आपका व्हीकल एक्सीडेंट में डैमेज होता है तो इंश्योरर उस डैमेज का कंपेंसेशन आपको देगा। ट्रैवल इंश्योरेंस, तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपका ट्रैवल प्लान कैंसिल होता है या किसी इमरजेंसी की वजह से खर्च होता है तो आपको उसका कंपेंसेशन मिलेगा। मैरिन इंश्योरेंस यानी कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ये भी है, इसमें यदि कार्गो या शिप को लॉस होता है तो इंश्योरर उसका कंपेंसेशन देता है। समझ में? चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डज द पॉलिसी होल्डर रिसीव द सम एज्यूर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवन इफ द पॉलिसी होल्डर डज नॉट डाई? क्या कह रहा है समझिए, इनमें से कौन से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को सम एज्यूर्ड एक समय के बाद मिलता है चाहे पॉलिसी होल्डर की डेथ ना हो? तो पहला कह रहा है टर्म पॉलिसी। तो ये ऑप्शन गलत है। टर्म पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को सिर्फ उसी केस में सम एज्यूर्ड मिलता है जब पॉलिसी टर्म के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। अगर पॉलिसी टर्म ख़त्म हो जाता है और पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। होल लाइफ पॉलिसी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। होल लाइफ पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को सम एज्यूर्ड तभी मिलेगा जब उनकी डेथ होती है, चाहे वो कितने भी टाइम बाद हो, राइट।
फिर कह रहा है इंडोमेंट पॉलिसी, ये सही है। देखिए इंडोमेंट पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को सम एज्यूर्ड एक फिक्स टाइम के बाद मिलता है, चाहे वो अलाइव रहें या ना रहें। अगर पॉलिसी टर्म ख़त्म होने से पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम एज्यूर्ड मिलता है। अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करते हैं तो उन्हें मैच्योरिटी के समय सम एज्यूर्ड मिलता है। ऑप्शन डी कह रहा है विथ प्रॉफिट पॉलिसी, तो विथ प्रॉफिट पॉलिसी भी गलत है। विथ प्रॉफिट पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को प्रॉफिट के साथ सम एज्यूर्ड मिलता है, लेकिन यह भी मैच्योरिटी पर मिलता है, जबकि जब पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करते हैं। तो सही जवाब है इंडोमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को सम एज्यूर्ड एक पीरियड के बाद मिलेगा, चाहे उनकी डेथ हो या ना हो। ऑप्शन 4 कह रहा है कि व्हाट इज़ द इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन किसी एग्रीव्ड पॉलिसी होल्डर को मैक्सिमम कितना अवार्ड दे सकते हैं। तो पहला है 10 लाख, ये ऑप्शन गलत है। 20 लाख, ये भी गलत है। 30 लाख, ये सही है। इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के एग्रीव्ड पॉलिसी होल्डर को मैक्स टू मैक्स 30 लाख, राइट, 30 लाख का अवार्ड दे सकते हैं। अगर आपका क्लेम सही है और आपको लगता है कि आपको सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है तो आप इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। 50 लाख गलत है। सवाल है दोस्तों आपके सामने, म्यूचुअल फंड को इस्टेब्लिश करने वाले एंटिटी को क्या कहा जाता है? ट्रस्टी। तो देखिए ट्रस्टी वो एंटिटी है जो म्यूचुअल फंड के एसेट को मैनेज करता है, लेकिन यहाँ म्यूचुअल फंड को इस्टेब्लिश नहीं करता। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? इस्टेब्लिश। तो ये क्या करता है? मैनेज करता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये भी गलत है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, लेकिन यह इस्टेब्लिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्पॉन्सर, तो दोस्तों स्पॉन्सर ही इसका सही जवाब है। म्यूचुअल फंड को इस्टेब्लिश करने वाली एंटिटी को स्पॉन्सर कहा जाता है। स्पॉन्सर ही फंड को लॉन्च करता है और उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है, राइट, रिमेंबर इट। जो कंपनी म्यूचुअल फंड को इस्टेब्लिश करते हैं उसे स्पॉन्सर कहा जाता है। नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मल्टी कैप फंड होता है, तो मल्टी कैप फंड किस टाइप के म्यूचुअल फंड का एग्जांपल है? पहला है इक्विटी स्कीम, यह सही है। मल्टी कैप एक इक्विटी स्कीम है जो अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब है कि यह लार्ज कैप, राइट, मिड कैप, स्मॉल कैप, दोनों तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करता है। फिर आता है हमारा डेप्ट स्कीम, तो डेप्ट स्कीम भी गलत है। इक्विटी स्कीम तो सही है हमारा, डेप्ट स्कीम गलत है। डेप्ट स्कीम में प्राइमरीली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड या डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट होता है, जो मल्टी कैप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर कर रहा है हाइब्रिड स्कीम, हाइब्रिड स्कीम भी गलत है। हाइब्रिड स्कीम में इक्विटी और डेप्ट दोनों में इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन मल्टी कैप फंड सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम स्पेसिफिक गोल के लिए डिज़ाइन करती है, लेकिन इसमें मल्टी कैप फंड इस कैटेगरी में नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मीडियम ड्यूरेशन फंड होता है वो किस टाइप के म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल है? मीडियम ड्यूरेशन फंड, तो पहला कह रहा है इक्विटी स्कीम, ये ऑप्शन गलत है। इक्विटी स्कीम में प्राइमरली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन मीडियम ड्यूरेशन फंड इस कैटेगरी में नहीं आ सकता। दूसरा कह रहा है डेप्ट स्कीम, तो ये करेक्ट आंसर है। मीडियम ड्यूरेशन फंड एक डेप्ट स्कीम है। इसमें वो फंड इन्वेस्ट होते हैं जो मीडियम टर्म फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ जैसे कि बॉन्ड हो या डिवेंचर हो में इन्वेस्ट करते हैं। इसका ड्यूरेशन 3 से 4 साल के बीच का होता है। हाइब्रिड स्कीम भी गलत है। हाइब्रिड स्कीम में इक्विटी और डेप्ट दोनों में इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन मीडियम ड्यूरेशन फंड सिर्फ डेप्ट सिक्योरिटी पर फोकस करता है, और आपसे यही पूछा जा रहा है। फिर कह रहा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, ये ऑप्शन भी गलत है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम स्पेसिफिक गोल के लिए डिज़ाइन की जाती है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, लेकिन मीडियम ड्यूरेशन फंड इस कैटेगरी में नहीं आता। इसका सही जवाब है डेप्ट स्कीम। तो फ्रेंड्स मीडियम ड्यूरेशन फंड एक डेप्ट इंश्योरेंस है जो कि मीडियम और मीडियम लॉन्ग टर्म्स इसमें हेल्प करता है। चलिए ये ज़्यादा क्लियर है, आप आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर डेप्ट ओरिएंटेड? सवाल है कि डेप्ट ओरिएंटेड एनएफओ का मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है? 10 करोड़ गलत है। डेप्ट ओरिएंटेड एनएफओ का मिनिमम सब्सक्रिप्शन इससे ज़्यादा है। 20 करोड़ बिल्कुल सही है। डेप्ट ओरिएंटेड एनएफओ के लिए जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो 20 करोड़ होता है। यह अमाउंट एक नए फंड ऑफर के लिए ज़रूरी होता है ताकि फंड मैनेजर अपनी इन्वेस्टमेंट को सही में प्लान कर सकें, राइट। ऑप्शन सी कह रहा है कि 50 करोड़ तो था। 1947 गलत, 1972 गलत, 1987 सही है। तो 1987 में CRA इस्टेब्लिश हुई थी। इस एजेंसी का नाम था क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की क्रेडिट वर्दिनेस को एसेस करने में मदद करती थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ये तो हो गया हमारा CRA का इस्टेब्लिशमेंट। अगला सवाल है कि भारत में कितनी अप्रूव्ड CRA हैं?
5 गलत है, 7 सही है। इंडिया में 7 अप्रूव्ड सीआरए हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग सर्विस प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ वेल नोन सीआरए हैं जैसे कि क्रिसिल, इकरा, केयर, है ना। 10 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, ठीक है। 7 याद रखिएगा, 7 सीआरए हैं। इनमें से कौन सा डज नॉट इंडिकेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग यानी सवाल ये है कि इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग को इंडिकेट नहीं करता। ए, तो दोस्तों ये ऑप्शन सही है। ए जो है, ए रेटिंग को सबसे हायर क्रेडिट क्वालिटी माना जाता है और ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। फिर नहीं करता है, ध्यान रखना है। फिर बी है, ट्रिपल बी है, ये ऑप्शन भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। बीबीबी रेटिंग का मतलब है कि इश्यूअर की क्रेडिट क्वालिटी ठीक है और रिस्क मॉडरेट है। ए का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ए रेटिंग है। ए रेटिंग को भी अच्छी क्रेडिट क्वालिटी के रूप में जाना जाता है। और ऑप्शन डी कर रहा है बी और बी, ये ऑप्शन गलत है। बीबी रेटिंग को नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड के या स्पेकुलेटिव ग्रेड ट्रेडिंग माना जाता है। तो सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इंडिकेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड, तो डबल बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लीज डज रिपेयर एंड मेंटेनेंस लाई विद द लेसी। क्या कर रहा है सवाल कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि अच्छा, एक क्रेडिट स्कोर का टॉपिक है। हाँ, सवाल है कि इनमें से कौन सा लीज एसेट की पूरी इकोनॉमिक लाइफ को कवर करता है। कौन सा लीज बताइए। अच्छा, यहाँ पे है। अच्छा, एक और सवाल छूट गया है कि मैक्सिमम क्रेडिट स्कोर जो कि इंडिविजुअल को दिया जा सकता है वो कितना है, बताइए। कितना क्रेडिट स्कोर आप दे सकते हैं कि एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम? तो ये रेंज होता है। 300 गलत है, 500 भी गलत है, 900 सही है, ठीक है। जो कि किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति की क्रेडिट वर्दीनेस और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसको, तो ये है हमारा मैक्सिमम क्रेडिट स्कोर कितना होता है, 900 होता है, प्लीज़ रिमेंबर इट। फिर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कवर द इंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट। बताइए सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कवर द इंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। मतलब क्या हुआ कि इनमें से कौन सा लीज एसेट की पूरी इकोनॉमिक लाइफ को कवर करता है। फाइनेंशियल लीज, तो ये ऑप्शन सही है। फाइनेंस लीज एसेट की पूरी इकोनॉमिक लाइफ को कवर करता है। इसमें जो हमारे लेसी होते हैं, लेसी का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेसी, जो एसेट को लीज करता है, राइट। तो लेसी को एसेट का यूज करने का अधिकार मिलता है और एसेट की कॉस्ट और पूरी तरह का एसेट की कॉस्ट को पूरी तरह से रिकवर करने की कोशिश होती है। यह एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट होता है। ऑप्शन बी कर रहा है ऑपरेटिंग लीज, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑपरेटिंग लीज सिर्फ शॉर्ट टर्म यूजेज को कवर करता है। ऑपरेटिंग लीज नहीं होगा। ऑप्शन सी कर रहा है होल टाइम लीज, होल टाइम लीज भी गलत है। इसका कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, इसलिए ये भी सही जवाब नहीं है। ऑप्शन डी कर रहा है एंड टू एंड लीज, तो एंड टू एंड लीज भी टर्म भी कॉमनली यूज़ नहीं होता और इसको भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ फाइनेंशियल लीज। हम तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस तरह के लीज में रिपेयर और मेंटेनेंस की जिम्मेवारी लेसी पर होती है। पहला कह रहा है फाइनेंस लीज, ये ऑप्शन गलत है। फाइनेंस लीज में रिपेयर मेंटेनेंस का ख्याल जनरली लेसर का मतलब क्या होता है, लेसर का मतलब ये होता है एसेट का मालिक, राइट। तो एसेट का मालिक जो है रिपेयर मेंटेनेंस का ख्याल रखता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। फिर दूसरा आता है हमारा ऑपरेटिंग लीज, तो ऑपरेटिंग लीज की में रिपेयर और मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेसी पर होती है। इस टाइप के लीज में लेसी को एसेट के यूज़ करने का अधिकार मिलता है, लेकिन एसेट की अपकीप या ख्याल उन्हें रखना पड़ता है। फिर सी का रहा है होल टाइम लीज एसेट। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? तो बताइए रिपेयर मेंटेनेंस का होल टाइम लीज नहीं होगा। एंड टू एंड लीज क्या लगता है, एंड टू एंड लीज होगा क्या? तो ये भी गलत है, यह टर्म भी कॉमनली यूज़ नहीं होता है। तो सही जवाब है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में रिपेयर और मेंटेनेंस की जिम्मेवारी लेसी पर होती है। चलिए आगे बात करते हैं कि इनमें से कौन सा लीज के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है वर्ल्ड वाइड, तो देखिए वर्ल्ड वाइड ये ऑप्शन गलत है। वर्ल्ड वाइड लीज का टर्म भी कॉमनली यूज नहीं होता है। फिर बी कर रहा है मैरीटाइम लीज, ठीक है। तो मैरीटाइम लीज या ये भी गलत है। मैरीटाइम लीज का रिलेशन शिपिंग और मैरीटाइम एक्टिविटीज से है। ये 2 या 2 से ज़्यादा देशों को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करता।
क्रॉस बॉर्डर लीज, हाँ ये सही है। क्रॉस बॉर्डर लीज एक ऐसा लीज है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ कर रहा है क्रॉस बॉर्डर लीज। तो क्रॉस बॉर्डर लीज एक ऐसा लीज होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा देश इन्वॉल्व होते हैं। यह एग्रीमेंट इंटरनेशनल लेवल पर एसेट की लीजिंग को कवर करता है, जैसे कि एक देश का एसेट दूसरे देश को लीज पर दिया सके। और ऑप्शन डी का नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही जवाब क्या है? क्रॉस बॉर्डर लीज। ये दो या दो से ज़्यादा देशों को ब्रीच करने में लीगल एग्रीमेंट को डेफिनेटली कम से कम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लीज आर द एसेट बाउट लोन। तो मतलब सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से टाइप के एसेट में एसेट लोन पर खरीदे जाते हैं? फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, लिवरेज लीज, फंडेड लीज। तो फाइनेंस लीज में क्या होता है? फाइनेंस लीज में एसेट को लीज पर लिया जाता है, लेकिन यह लोन नहीं होता। इसमें लेसीज यानी कि जो लीज ले रहा है एसेट की वैल्यू का कुछ हिस्सा पूरा करता है। फिर कह रहा है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? ऑपरेटिंग लीज में एसेट को टेम्पररी यूज़ किया जाता है, लेकिन यह भी लोन की तरह मीट नहीं होता। ऑप्शन सी कह रहा है लेवरेज लीज। तो लेवरेज लीज में क्या होता है कि लेवरेज लीज में एसेट को लोन के थ्रू खरीदा जाता है, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक एसेट को फाइनेंस करते हैं। यह लीज स्ट्रक्चर खास तौर पर हाई वैल्यू एसेट के लिए यूज़ होता है। सही जवाब क्या है इसका? लेवरेज लीज। तो इसका सही जवाब है लेवरेज लीज। इसमें एसेट को जॉइंट लोन पे खरीदा जाता है और फाइनेंसिंग का इस्तेमाल होता है। हायर परचेज ऑफ ट्रांजेक्शन में तो ऑनर कौन होता है? और तो सवाल है कि हायर परचेज ट्रांजेक्शन में ऑनर ऑफ एसेट इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए जो हायर होता है वो जो एसेट को यूज करने के लिए लीज पर लेता है, लेकिन यह आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नहीं कर रहा हायरर। हायरर पता है ना कौन होता है? हायरर वो होता है जो एसेट को यूज करने के लिए लेता है, लेकिन वो ऑनर नहीं मानता। एक होता है हायरी। तो हायरी को हायर परचेज एग्रीमेंट में एसेट का ऑनर माना जाता है। हायरी वो है जो एसेट को हायर करता है और जब तक पेमेंट कंप्लीट नहीं होती है एसेट का ऑनर होता है। तो हायरी होगा इसका आंसर। सेलर वो होता है जो एसेट को बेचता है, लेकिन ये हायर परचेज ट्रांजेक्शन में ऑनर नहीं होता। आपसे ऑनर पूछा जा रहा है ना। परचेजर, तो परचेजर भी गलत है, क्योंकि परचेजर वो होता है जो परचेज करता है, लेकिन हायर परचेज ट्रांजेक्शन में ऑनर नहीं होता जब तक पेमेंट नहीं होती। राइट। तो आपको सही जवाब है हायरी। याद रखिएगा हायरी वो होता है जो एसेट का ऑनर होता है और हायर परचेज एग्रीमेंट के दौरान। अगला सवाल है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि फाइनेंस फॉर न्यू प्रोजेक्ट इज रिस्कियर। तो ये स्टेटमेंट सही है। नए प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस देना रिस्की होता है। ऑप्शन बी कह रहा है वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वॉल्व वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस इस्टेब्लिश प्रोजेक्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। वेंचर कैपिटलिस्ट अक्सर नए या स्टार्टअप प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं जो कि अभी इस्टेब्लिश नहीं होते। तो ऑप्शन सी कह रहा है कि वेंचर कैपिटल इज़ लॉन्ग टर्म। ठीक है। तो एक तो वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस इस्टेब्लिश, ऑप्शन भी समझ में आया। फिर सी कर रहा है कि कौन सा गलत है ये पूछा जाएगा। वेंचर कैपिटल इज लॉन्ग टर्म। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। वेंचर कैपिटल अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के ग्रोथ होने के बाद ही इन्वेस्टर प्रोजेक्ट के ग्रो होने तक वेट करता है। वेंचर कैपिटलिस्ट स्टेप इन व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज़ हाई। तो ये भी सही है। वेंचर कैपिटलिस्ट उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे फेलियर की संभावना ज़्यादा है, और ये ध्यान रखना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लीज आर द एसेट बाउट लोन। तो मतलब सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से टाइप के एसेट में एसेट लोन पर खरीदे जाते हैं? फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, लिवरेज लीज, फंडेड लीज। तो फाइनेंस लीज में क्या होता है? फाइनेंस लीज में एसेट को लीज पर लिया जाता है, लेकिन यह लोन नहीं होता। इसमें लेसीज यानी कि जो लीज ले रहा है एसेट की वैल्यू का कुछ हिस्सा पूरा करता है। फिर कह रहा है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? ऑपरेटिंग लीज में एसेट को टेम्पररी यूज़ किया जाता है, लेकिन यह भी लोन की तरह मीट नहीं होता। ऑप्शन सी कह रहा है लेवरेज लीज। तो लेवरेज लीज में क्या होता है कि लेवरेज लीज में एसेट को लोन के थ्रू खरीदा जाता है, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक एसेट को फाइनेंस करते हैं। यह लीज स्ट्रक्चर खास तौर पर हाई वैल्यू एसेट के लिए यूज़ होता है। सही जवाब क्या है इसका? लेवरेज लीज। तो इसका सही जवाब है लेवरेज लीज। इसमें एसेट को जॉइंट लोन पे खरीदा जाता है और फाइनेंसिंग का इस्तेमाल होता है। हायर परचेज ऑफ ट्रांजेक्शन में तो ऑनर कौन होता है? और तो सवाल है कि हायर परचेज ट्रांजेक्शन में ऑनर ऑफ एसेट इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए जो हायर होता है वो
जो एसेट को यूज करने के लिए लीज पर लेता है, लेकिन यह आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नहीं कर रहा है हायरर। हायरर पता है ना कौन होता है? हायरर वो होता है जो एसेट को यूज करने के लिए लेता है लेकिन वो ऑनर नहीं मानता। एक होता है हायरी। तो हायरी को हायर परचेज एग्रीमेंट में एसेट का ऑनर माना जाता है। हायरी वो है जो एसेट को हायर करता है और जब तक पेमेंट कंप्लीट नहीं होती है एसेट का ऑनर होता है। तो हायरी होगा इसका आंसर। सेलर वो होता है जो एसेट को बेचता है, लेकिन ये हायर परचेज ट्रांजेक्शन में ऑनर नहीं होता। आपसे ऑनर पूछा जा रहा है ना। परचेजर, तो परचेजर भी गलत है क्योंकि परचेजर वो होता है जो परचेज करता है, लेकिन हायर परचेज ट्रांजेक्शन में ऑनर नहीं होता जब तक पेमेंट नहीं होती, राइट। तो आपको सही जवाब है हायरी। याद रखिएगा, हायरी वो होता है जो एसेट का ऑनर होता है और हायर परचेज एग्रीमेंट के दौरान। अगला सवाल है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि फाइनेंस फॉर न्यू प्रोजेक्ट इज रिस्कियर। तो ये स्टेटमेंट सही है, नए प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस देना रिस्की होता है। ऑप्शन बी कह रहा है वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वॉल्व वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस इस्टेब्लिश प्रोजेक्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। वेंचर कैपिटलिस्ट अक्सर नए या स्टार्टअप प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं जो कि अभी इस्टेब्लिश नहीं होते। तो ऑप्शन सी कह रहा है कि वेंचर कैपिटल इज़ लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो एक तो वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस इस्टेब्लिश, ऑप्शन भी समझ में आया। फिर सी कर रहा है कि कौन सा गलत है ये पूछा जाएगा। वेंचर कैपिटल इज लॉन्ग टर्म, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। वेंचर कैपिटल अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के ग्रोथ होने के बाद ही इन्वेस्टर प्रोजेक्ट के ग्रो होने तक वेट करता है। वेंचर कैपिटलिस्ट स्टेप इन व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज़ हाई। तो ये भी सही है। वेंचर कैपिटलिस्ट उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे फेलियर की संभावना ज़्यादा है और ये ध्यान रखना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल है कि 1972 में किस कमेटी ने वीसी बिजनेस शुरू करने की सलाह दी? मल्होत्रा कमेटी। यह कमेटी काफ़ी फेमस है लेकिन ये वीसी बिजनेस के लिए नहीं है। भट्ट कमेटी, यह सही जवाब है। भट्ट कमेटी ने 1972 में वीसी बिजनेस शुरू करने की सलाह दी थी। इस कमेटी ने इंडिया में नए स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए वेंचर कैपिटल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ऑप्शन सी है गोईपुरिया कमेटी। यह कमेटी भी इम्पॉर्टेंट है पर यह वीसी बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी नहीं है। ऑप्शन डी का है भटनागर कम्प्लेक्स। तो भटनागर कम्प्लेक्स भी गलत है। सही जवाब क्या है इसका? भट्ट कमेटी। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीसी इन्वेस्टमेंट इज करेक्ट। यानी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक वीसी फंडिंग का गलत है, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि दे आर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, वीसी आर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट मेड विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग हाई प्रॉफिट। ये सही है क्योंकि वीसी फंडिंग काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट होता है जिससे हाई प्रॉफिट का इंटेंशन होता है। तो ये तो सही ऑप्शन, आपसे गलत पूछा गया है। फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि द इन्वेस्टमेंट मेड आर बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म गोल। ये भी गलत है। वीसी इन्वेस्टमेंट अक्सर लॉन्ग टर्म गोल और पास्ट ही होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट टिपिकली 5 से 10 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि द प्रोवाइडर ऑफ वेंचर कैपिटल कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये भी सही है। वीसी कैपिटल प्रोवाइडर, वेंचर कैपिटल प्रोवाइडर अक्सर कंपनीज़ के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उन्हें ग्रोथ मिल सके। तो ऑप्शन सी आपने देखा कि द प्रोवाइडर ऑफ वेंचर कैपिटल कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यह भी सही है। वेंचर कैपिटल प्रोवाइडर अक्सर कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑप्शन डी कर रहा है मनी इज इन्वेस्टेड जनरली बाय बाइंग इक्विटी शेयर इन द स्टार्टअप कंपनी। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि आपसे गलत पूछा गया है ना, क्योंकि वेंचर फंडिंग आमतौर पर स्टार्टअप कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो कि यह कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म गोल पर बेस्ड होते हैं जो कि वीसी फंडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको मैं फिर से बता दूं, हमारा जेईई के एग्जामिनेशन में बहुत कम समय रह गया है और यदि आपको एक ऐसे प्रॉपर स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जिसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, थ्योरी कम पढ़ें, तो हमारा कैप्सूल कोर्स सबसे ज़्यादा सुटेबल है। अगला सवाल है कि हमारा इनमें से कौन सा अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में मिलता है, राइट। तो पहला कह रहा है एक्सपेंशन फाइनेंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए होता है, लेकिन ये अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है। ऑप्शन भी कह रहा है बाय आउट डील। बाय आउट डील एक कंपनी की दूसरी कंपनी को खरीदती है, ठीक है। ये भी अर्ली फाइनेंसिंग स्टेज में नहीं आता है। ऑप्शन सी कह रहा है रिप्लेसमेंट डील। तो ये इसका मतलब होता है कि रनिंग पुराने एसेट को नए एसेट के से रिप्लेस करना,
इसे भी अर्निंग फाइनेंसिंग का हिस्सा नहीं लेते हैं। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है, लेट्स सी। तो ये तो हो गया वेंचर। ओके, अगला सवाल है वेंचर कैपिटल फंड। सवाल ये है कि वेंचर कैपिटल किसी भी इन्वेस्टर से पैसा रेज कर सकता है यूनिट इशू करके, प्रोवाइडेड मिनिमम अमाउंट जो कि एक इन्वेस्टर से एक्सेप्ट होता है वो कितना है, 5 लाख। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है जो कि एक इन्वेस्टर को वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए होता है, तो ये पॉसिबल है। 10 लाख, 10 लाख ये बहुत ज़्यादा बेस अमाउंट है, और वेंचर कैपिटल फंड के लिए मैक्सिमम नहीं है। ऑप्शन सी हो गया 1 करोड़, यह बहुत बड़ा अमाउंट है। ऑप्शन डी 10 करोड़, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। सही जवाब है इसका 5 लाख। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि एक यदि वेंचर कैपिटल है, वेंचर कैपिटल फंड किसी भी इन्वेस्टर का पैसा रेज कर सकता है यूनिट इशू करके, प्रोवाइडेड मिनिमम अमाउंट जो कि एक इन्वेस्टर से एक्सेप्ट होता है वो कितना है, 5 लाख। अगला सवाल है कि फैक्टरिंग इज अ फैसिलिटी ऑफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टरिंग जो है इनमें से कौन सा फैसिलिटी विच ऑफ द, मतलब सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि फैक्टरिंग एक फैसिलिटी है इनमें से किसके लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन कर रहा है मेंटेनेंस ऑफ सेल्स लेजर, या सेल्स ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है। फैक्टरिंग इसमें हेल्प करता है क्योंकि ये सेल्स लेजर को मैनेज करने में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी कर रहा है मेंटेनेंस ऑफ रिसीवेबल, यानी रिसीवेबल का मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी है। फैक्टरिंग कंपनी को उनकी रिसीवेबल का मेंटेन करना में मदद करता है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन सी का रहा है कि डेप्ट कलेक्शन, तो डेप्ट कलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फैक्टरिंग डेप्ट कलेक्शन को आसान बनाता है क्योंकि फैक्टर क्रेडिटर की तरफ से पेमेंट कलेक्ट करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल फैक्टरिंग। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है इंटरनेशनल फैक्टरिंग का टाइप नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सी ऑप्शन में इंटरनेशनल फैक्टरिंग का फॉर्म नहीं आता है। पहला ऑप्शन कर रहा है हमारा सिंगल फैक्टर, तो ये एक फॉर्म है इंटरनेशनल फैक्टरिंग का जहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को मैनेज करता है। फिर कर रहा है 2 फैक्टर, तो इसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक एक्सपोर्टर के लिए और एक दूसरा इंपोर्टर के लिए, और ये भी बैंक एक वैलिड फॉर्म होते हैं। सिंगल फैक्टर, 2 फैक्टर, फिर कर रहा है 3 फैक्टर, तो ये भी एक फॉर्म है जो कि जनरली 2 एक्सपोर्टर और 1 फैक्टर के साथ होता है, लेकिन इसका यूज इतना कॉमन नहीं है। और लास्ट कर रहा है एक्सपोर्ट ओनली फैक्टर, तो एक्सपोर्ट ओनली फैक्टर भी एक कॉमन फॉर्म है इंटरनेशनल फैक्टरिंग का जहाँ सिर्फ एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन को कवर किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 3 फैक्टर, राइट, नॉट अ फॉर्म कहा गया है। तो यह एक आम फॉर्म नहीं है इंटरनेशनल फैक्टरिंग में, अगर इसको तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि जो फैक्टरिंग से एक अंडरटेकिंग मिलता है कि हम स्पेसिफिक फॉरफेटिंग ट्रांजेक्शन को फर्म डिस्काउंट रेट पर करें स्पेसिफिक टाइम में। तो सवाल है कि ऐसे अंडरटेकिंग का क्या फ़ी है। तो सवाल है कि आपके सामने सवाल पूछा जा रहा है कि फॉरफेटर एक स्पेसिफिक फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन को फर्म डिस्काउंट रेट पर एग्जीक्यूट करने का अंडरटेकिंग देता है, यानी फॉरफेटर जो है वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को, यानी फॉरफेटर गिवन अंडरटेकिंग टू एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन एट फर्म डिस्काउंट रेट, राइट। इस अंडरटेकिंग के लिए फीस को क्या कहा जाता है, राइट। फॉरफेटर अंडरटेकिंग देता है कि वो स्पेसिफिक फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन करेगा फर्म डिस्काउंट रेट पे स्पेसिफिक टाइम में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है अंडरटेकिंग फ़ी, तो यह टर्म सुना होगा लेकिन ये इस कंटेक्स्ट में यूज़ नहीं होता है। कमिटमेंट फ़ी, ये सही है, ये वही फ़ी है जो कि फॉरफेटर अंडरटेकिंग देने पर चार्ज करता है जब ये स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी होता है। ऑप्शन सी कह रहा है ब्लॉक्ड फ़ी, ये इस्तेमाल नहीं होता। ऑप्शन डी कह रहा है फाइनेंशियल फ़ी, ये भी गलत है। तो याद रखिएगा कमिटमेंट फ़ी, यह फ़ी फॉरफेटर की तरफ से दिया जाता है, कमिटमेंट दिखता है। अगर आपको ये इसी को ध्यान रखना है। चलिए इनमें से कौन सा, अगला सवाल, इनमें से कौन सा फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट इज़ शॉर्ट टर्म, तो फॉरफेटिंग ट्रांजैक्शन एक्चुअली लॉन्ग टर्म हो सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मली 6 महीना से लेकर 5 साल तक होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं, गलत है। इट कैन बी यूज विथ और विदाउट रिकॉर्ड्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे फॉरफेटिंग की बात हो रही है तो ये हमेशा जो है विथ रिकॉर्ड्स ही होगा। तो ये हमने देखा शॉर्ट टर्म है। फिर ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि चार्जेज इंक्लूड कमिटमेंट चार्ज, तो ये बिल्कुल सही है, फॉरफेटिंग में कमिटमेंट चार्ज लगता है।
इट इज़ कॉमनली फॉर डोमेस्टिक बिजनेस। तो ये गलत है क्योंकि फॉरफिटिंग का इस्तेमाल ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस में होता है। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि TRADS के रिगार्डिंग। तो सवाल ये है कि जब TRADS में ट्रांजैक्शन कॉर्पोरेट बायर के द्वारा शुरू होता है तो वो कौन सा टाइप का ट्रांजैक्शन होता है? यानी TRADS में ट्रांजैक्शन कॉर्पोरेट बायर ने शुरू किया है तो किस तरह का ट्रांजैक्शन होगा? तो फैक्टरिंग तब होता है जब सेलर अपने रिसीवेबल को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेचता है। तो ये अपना ऑप्शन सही है, सही नहीं है। रिवर्स फैक्टरिंग का मतलब ये होता है कि जब कॉर्पोरेट बायर ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है तो ये रिवर्स फैक्टरिंग कहलाता है। इसमें बायर सप्लायर की रिसीवेबल को पे करने के लिए फाइनेंस अरेंज करवाता है, यानी बायर खुद अरेंज करवाता है सप्लायर को, राइट। फॉरफिटिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है और इसमें पेमेंट की गारंटी मिलती है, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। अलाइन फैक्टरिंग नहीं होगा। फिर अगला सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए ये आपको समझ में आया TRADS में क्या होता है, ट्रांजैक्शन कॉर्पोरेट बायर के द्वारा इनिशिएट किया जाता है। चलिए अगला सवाल है कि भारत में सवाल क्या है कि भारत में डेरिवेटिव सबसे पहले किस कमोडिटी में शुरू हुए थे? गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, कॉटन। तो गोल्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है पर ये डेरिवेटिव का ऑरिजिन नहीं है। सिल्वर इस कमोडिटी में भी डेरिवेटिव नहीं मिलते हैं तो ये भी नहीं सही ऑप्शन है। ऑयल भी नहीं होगा। कॉटन बिल्कुल सही है। इंडिया में डेरिवेटिव सबसे पहले कॉटन कमोडिटी में शुरू हुए थे। कॉटन फ्यूचर की ट्रेडिंग ने डेरिवेटिव मार्केट का आगाज़ किया। चलिए अगला सवाल है, फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग हु इज़ नॉट अ पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन। तो आर्बिट्रेजर, गारंटर, हेजर और स्पेकुलेटर। ऑप्शन नहीं कर रहा आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर मतलब कि ये वो लोग हैं जो मार्केट के डिफरेंस के फ़ायदा उठाते हैं। ये डेफिनेटली डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो ये पार्टिसिपेट करेंगे। नॉट पूछा गया, कौन नहीं करता ये पूछा गया है। गारंटर, तो गारंटर एक ऐसा व्यक्ति है या एंटिटी होता है जो कि किसी ट्रांजेक्शन की गारंटी देता है पर ये डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन की पार्ट नहीं होती है। हेजर का क्या होता है? हेजर वो पार्टिसिपेंट होते हैं जो अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, तो ये भी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन में होते हैं। स्पेकुलेटर लोग प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, इन्हें भी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन में होना कॉमन है। गारंटर नहीं होता है, राइट। तो गारंटर वर्ड गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। गारंटर नहीं होगा। अगला सवाल है कि फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव। यानी दोस्तों आपके इनमें से डेरिवेटिव का कौन सा फंक्शन है? प्राइस डिस्कवरी, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिससे मार्केट में एसेट की एक्चुअल वैल्यू पता चलती है। फिर कह रहा है लोअरिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजेक्शन को ये डेरिवेटिव से ट्रांजेक्शन का कॉस्ट कम होता है क्योंकि इन्हें लेवरेज एसेट से ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो लोअरिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो डेरिवेटिव के साथ ट्रांजेक्शन का कॉस्ट कम होता है। फिर इंक्रीजिंग लेवरेज, डेरिवेटिव लेवरेज का यूज़ करता है जिससे इन्वेस्टर को अपनी कैपिटल से ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन OTC डेरिवेटिव। OTC डेरिवेटिव कौन सा नहीं है? पहला कह रहा है स्वैप। तो देखिए स्वैप जो है एक OTC डेरिवेटिव है। इसमें दो पार्टी अपने कैश फ्लो को एक्सचेंज करते हैं। एक्जॉटिक भी OTC डेरिवेटिव का पार्ट होता है जो कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता है और ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। ऑप्शन सी का रहा है करेंसी फ्यूचर। ये एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इसीलिए ये OTC डेरिवेटिव नहीं है। ऑप्शन डी का रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी OTC डेरिवेटिव है। तो सही जवाब क्या है इसका? करेंसी फ्यूचर हमारा एक्सटेंड ट्रेडेड प्रोडक्ट है फ्यूचर वाला। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारा सही है। जैसे पार्टी फ्यूचर में किसी एसेट को स्पेसिफिक प्राइस पे बाय या सेल करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अगला सवाल है कि इफ़ अ कंपनी वांट टू बाय 1 बिलियन। सवाल ये है अगर एक कंपनी $1 मिलियन बोरो करना चाहती है 3 महीने बाद के लिए 6 महीना तक, तो उसे कौन सा FRA खरीदना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। FRA होता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो जैसे हम 3x6 लिखे हैं तो ये FRA इंडिकेट कर रहा है कि बोरोइंग 3 महीने के पीरियड से बोरोइंग जो है 3 मंथ के पीरियड से शुरू होगा और 6 मंथ तक चलेगा। फिर यदि 6x3 लिख रहे हैं तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 6x3 का मतलब हुआ 6 महीने में शुरू होगा और अगले 3 महीने तक चलेगा। राइट। तो सबसे पहले यह टाइम पीरियड सही नहीं है। यह पहले बोरो करने का टाइम बताता है जबकि कंपनी को फ्यूचर में बोरो करना है। फिर कर रहा है 6x9। तो 6x9 FRA इंडिकेट करता है कि बोरोइंग 6 महीने से शुरू होगा और 9 महीना तक चलेगा, जबकि यहाँ पे बोरोइंग जो है 6 महीने से शुरू हो रहा है और 3 महीने तक चल रहा है। ऑप्शन डी का रहा है ऑप्शन सी का रहा है 6x9। तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि कंपनी 3 महीने तक बाद बोरोइंग कर रही है और 6 महीने तक चलेगी, राइट। ऑप्शन डी का रहा है 9x6। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में है। तो सही जवाब है 6x9।
अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कारण जो है मार्केट के इंटरकनेक्टेडनेस का नहीं है, राइट। पार्ट 1 लेक्चर, इसी प्रकार से मैं पार्ट 2 लेक्चर भी लाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार का पार्ट 2 लेक्चर लाऊं आपके लिए, क्योंकि हमारे पास 100 से ऊपर क्वेश्चन का सेट्स अवेलेबल है, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन पार्ट 2। आई विल ब्रिंग पार्ट 2 लेक्चर ऑल्सो। थैंक यू।